23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल में मीर जाफर के रूप में एक कठपुतली शासक को बैठा दिया। लेकिन कुछ ही समय के बाद मीर जाफर ने शतरंज की बाजी को अपने पक्ष में करने के लिए डचों से हाथ मिलाया। लेकिन 25 नवंबर 1759 को चिंसुरा में हुए इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल से डचों का सफाया कर दिया और मीर जाफर को गद्दी से उतारकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। मीर कासिम अंग्रेजों की हरकतों से पहले ही वाकिफ था। अंग्रेज जब तब राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचकर शासन के कामों में हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेजों से वो सीधे लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से सीधे मुंगेर कर ली और बड़ी मात्रा में सेना बनानी शुरू कर दी। उसने अपनी सेना का सैन्य नायक रेड हार्ट सैम्ब्रे को बनाया, जो कि एक फ्रांसीस नागरिक था और सैन्य मामलों का बहुत ही बढ़िया जानकार था। सैम्ब्रे बोलने में मीर कासिम को थोड़ी असुविधा होती थी, इसीलिए उसने सैम्ब्रे को समरू बोलना शुरू कर दिया। उधर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों के बंगाल के बाहर आंखें तरेरने से खतरा उत्पन्न होने लगा। अवध जो कि बंगाल से सटा हुआ था और इसी कारण शुजाउद्दौला को अंग्रेजों का डर सता रहा था। पानीपत के तीसरे युद्ध में शुजाउद्दौला ने मराठों के बजाय अफगानों का साथ दिया। हालांकि वो विजयी स्थिति में रहा, लेकिन मराठों के साथ हुई इस लड़ाई ने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ऊपर से उसने मराठों से दुश्मनी अलग मोल ली थी। पश्चिम में अब्दाली का खतरा तो दक्षिण में मराठों का डर, और ऐसे में पूर्व में अंग्रेजों का उसके राज्य पर आंखें तरेरना। वो अंग्रेजों पर अपनी बची खुची शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता था और सीधे उनसे लड़ना भी नहीं चाहता था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार से मुगलों के खेमे में चिंता की बानगी थी, लेकिन उस वक्त मुगल खुद शक्तिहीन थे, तो वो कर ही क्या सकते थे। लेकिन इन सब में मुगल गद्दी का उत्तराधिकारी अली गौहर अंग्रेजों से बंगाल प्रकरण की वजह से काफ़ी नाराज चल रहा था, तो उसने पटना में अंग्रेजों के गढ़ पर चढ़ाई कर दी। पटना में अली गौहर ने 3 बार अंग्रेजों को हराया, लेकिन अंग्रेजों ने हर बार वापस हमला कर उसे पटना से खदेड़ दिया। उधर दिल्ली में बादशाह की मृत्यु हो गई। दरबार में वजीर इमादुल मुल्क की चलती थी और उसने सबसे कमज़ोर शाहजहां तृतीय को बादशाह बना दिया। इस सब से अली गौहर को बड़ा नुकसान हो गया। बादशाह तो उसे भी बनना था, तो उसने खुद को ही बादशाह घोषित कर दिया और खुद को शाह आलम द्वितीय की उपाधि दे दी और खुद बादशाह बन गया। लेकिन वो दिल्ली जा नहीं सकता था और ऐसे में उसने दिल्ली के बजाय अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ले ली। उधर मीर कासिम का हिसाब किताब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सही से बैठ नहीं रहा था। मुंगेर राजधानी करने के बाद भी ब्रिटिश अफसर उसे यदाकदा परेशान करते ही रहते थे। ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स में छूट मिलने के कारण बाकी सारे व्यापारियों को घाटा अलग हो रहा था और इससे राजकोष में कुछ पैसे भी नहीं आ रहे थे। परेशान होकर मीर कासिम ने सबसे पहले 1763 में 2 साल के लिए सभी व्यापारियों के लिए टैक्स फ्री कर दिया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को तगड़ा झटका लगा और उन्हें आर्थिक नुकसान होने लगा। उन्होंने मीर कासिम को सबक सिखाने के लिए एक सेना पटना भेजी। पटना के पास 7 जुलाई 1763 को मांझी में मीर कासिम और ब्रिटिश सेना भिड़ी और मीर कासिम ने ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से हराया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पटना वाले गढ़ पर कब्जा कर लिया और कई अंग्रेज अफसरों को भी बंदी बना लिया। कुछ तो निकलकर भाग गए, लेकिन कई बंदी बना लिए गए। इस युद्ध में ब्रिटिश टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला एलिस बुरी तरह से घायल हुआ और हाजीपुर में उसने दम तोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक बड़े झटके की तरह था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुर्शिदाबाद की तरफ कदम बढ़ा दिए। उन्हें रोकने के लिए मीर कासिम ने 25,000 की फौज बीरभूम के फौजदार ताकी खान के नेतृत्व में भेजी। कठवा के पास 19 जुलाई 1763 को दोनों सेनाएं भिड़ी। मीर कासिम की सेना बड़ी थी, लेकिन उनमें आपसी एकता के साथ साथ प्रशिक्षण की भारी कमी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये युद्ध मेजर थॉमस एडम्स ने लड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले मीर कासिम की सेना को ठिकाने लगाया और उसके बाद उसके नवाब के पद को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे गद्दी से हटाकर एक बार फिर बंगाल की सत्ता मीर जाफर को
सौंप दी। मीर कासिम से लड़ने के नाम पर बंगाल के खजाने से अंग्रेजों ने उस जमाने में 5.5 करोड़ रुपए निकाल लिए। एक बार सोच कर देखिए कि वो रकम आज के ज़माने में कितनी होगी। मीर जाफ़र अब पहले वाला मीर जाफ़र नहीं रहा था। अपने बेटे मीरान की मृत्यु के बाद वो शराब और राजशाही के अय्याशी के नशे में गिर गया था। मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो चाबी था जिससे पूरे बंगाल को अपने पास रखा जा सकता था। उधर कठवा की हार से मीर कासिम को गहरा झटका लगा था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कठवा की लड़ाई वो लड़ाई थी जो अगर मीर कासिम जीत जाता तो शायद 1757 में प्लासी में हुई लड़ाई के अंजाम को बदला जा सकता था। 4 सितंबर 1763 को मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं आज के उत्तरी झारखंड के पास उधानुल्ला के किले के पास फिर एक बार टकराई। किला ऊंचाई पर था और किले में होने के कारण मीर कासिम को इसका फ़ायदा मिल रहा था। वो अंग्रेज़ों पर बीस साबित हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट पर चढ़े इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। बस कुछ ऐसा ही मीर कासिम के साथ हुआ। उसका एक जासूस अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ लिया गया और उसने किले में घुसने का आसान रास्ता अंग्रेज़ों को बता दिया। अंग्रेज पूरे दलबल के साथ किले में घुस गए और जोरदार लड़ाई के साथ मीर कासिम को पराजित कर दिया। मीर कासिम किले से बचकर किसी तरह निकल तो गया, लेकिन उसने बंगाल के काउंसिल के प्रमुख वॉरेन हेस्टिंग को पत्र लिखा। उसने प्रार्थना की कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वो मक्का चला जाएगा, लेकिन हेस्टिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। हेस्टिंग का कोई जवाब नहीं आया और इसके बाद मीर कासिम ने खींच में आकर कहा कि 45 अंग्रेज अफसरों को और उनके साथ साथ 200 अंग्रेजी सेना के सिपाहियों को भी मार दो, जिनको कि पटना की लड़ाई में बंदी बनाया गया था। समरू ने आदेश का पालन किया और सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को मैसेकर ऑफ पटना भी कहा जाता है। इसके बाद मीर कासिम जान बचाने के लिए अवध भाग गया और उस वक्त उसके पास लगभग 10 करोड़ रुपए और 30,000 के आसपास लड़ाके थे। अवध में सितंबर में पहुंच जाने के बावजूद भी मीर कासिम की मुलाकात शुजा-उद-दौला से फरवरी 1764 में हुई। उधर शाह आलम द्वितीय ने भी दिल्ली से इमादुल मुल्क को बेदखल कर दिया और अब वो बादशाह बन चुका था और इसके बाद वो अवध आ गया। 3 नवाब और तीनों के लिए उत्तर भारत में चिंता का सबसे बड़ा कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार है। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया। तीनों की सेना में सबसे ताकतवर सेना शुजा की थी, जिसके पास मराठों से पानीपत में लड़ने का अनुभव भी था। इन सब में एक बड़ा पेंच ये था कि तीनों की संयुक्त सेना की कमान किसके हाथ में जाएगी, ये तीनों ही तय नहीं कर पा रहे थे। तीनों ही इसमें खिचड़ी पकाने लगे और जिसका अंजाम उन्हें भविष्य में भारी नुकसान पहुंचाने वाला था। युद्ध का शंखनाद हुआ और 4 मई 1764 को तीनों सेनाएं पटना की सरहद पर आधम की। पटना में अंग्रेजों का एक गढ़ था। शुजा की सेना में शामिल नागा साधु इस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे। शुजा अपनी फौज के साथ सबसे आगे वाली पंक्ति में था। यहाँ अंग्रेजों से हो रही लड़ाई में शुजा की फौज को भारी नुकसान हुआ। खुद शुजा के शरीर में 2 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन मीर कासिम अपनी सेना सहित अभी भी पीछे खड़ा था। शुजा ने संदेश भिजवाया कि खुद नहीं आ सकते तो कम से कम अपना तोप खाना भिजवा दो, लेकिन कासिम का जवाब आया कि शाम हो चुकी है, शिविर में चलते हैं, अब बाकी युद्ध कल लड़ा जाएगा। एक ऐसा वक्त जब सामने हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला था, तब उस युद्ध में इस तरह की हरकत का अंजाम क्या हो सकता था, किसी से छिपा नहीं रह सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगुवाई कर रहे कर्टशर को समझ आ गया था कि रसद समाप्ति के कगार पर है और अंग्रेजों की हालत पतली होने लगी थी, तो उसने शुजा के साथ संधि करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन शुजा इन सबसे अनजान था। युद्ध 3 हफ्तों तक खींच चुका था। शुजा नुकसान उठा उठाकर परेशान हो चुका था और इसलिए उसने खुद ही पूरे सैन्य बेड़े का घेरा उठाया और 120 किलोमीटर दूर बक्सर के किले चला गया। शुजा चाहता था कि एक बार फिर से शक्ति इकट्ठी की जाए और इसके बाद अंग्रेजों पर हमला किया जाए। शाह आलम द्वितीय भी इसी के पक्ष में था। वहाँ उसने एक समझदारी का काम किया। उसने मीर कासिम के सेनानायक समरू को अपनी ओर मिला लिया और मीर कासिम को बंदी बना लिया। बक्सर के किले में एक रक्षात्मक नीति के तहत युद्ध की योजना तैयार की गई। उधर अंग्रेजों ने अपनी शक्ति इकट्ठा कर ली और 22 अक्टूबर 1764 को
अपने कप्तान हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के किले पर दिन में हमला कर दिया। शुजा की फौज में शामिल नागा साधुओं ने बाईं तरफ से सीधा हमला करते हुए अंग्रेजों का बायां हिस्सा बिखेर कर रख दिया। बायां बाजू यानी कि जो बायां फ्लैंक होता है वो पूरी तरह से अंग्रेजों का तबाह हो चुका था। शुजा की बाकी सेना तेजी से आगे बढ़ी और अंग्रेजों के पास इसका जवाब नहीं था। संख्या बल तेजी से हावी हुआ। शुजा और शाह आलम द्वितीय के पास बड़ी संख्या में सैनिक थे और इसका उन्हें फायदा हुआ। अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे। शुजा शाह आलम की सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उधर हेक्टर मुनरो अपनी सेना की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो अपनी सेना को नदी किनारे बने पेड़ों के पास बने झुरमुटों के पीछे बने ठिकानों की तरफ ले गया। ये ठिकाने अंग्रेजों को छुपने में मदद करने वाले थे। शुजा की सेना को लगा कि अब युद्ध जीता जा चुका है और उसकी सेना ने ब्रिटिश सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों को छोड़कर उनके शिविरों को लूटना शुरू कर दिया। शुजा खुद जीत के गुमान में था कि तभी हेक्टर मुनरो ने अपनी बची खुची शक्ति के साथ ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार रहने को कह दिया और कुछ ही देर बाद मौका देखकर हेक्टर मुनरो ने झुरमुट के पास से निकलकर पूरी शक्ति के साथ शुजा और शाह आलम की सेना पर हमला किया। प्रशासन और प्रशिक्षण सेना का अहम हथियार होता है जो कि शुजा और शाह आलम की सेना में नहीं था। ब्रिटिश सेना के इस आखिरी हमले ने तीनों नवाबों की मिलीजुली सेना के पैर उखाड़ दिए। शाह आलम द्वितीय और शुजा की सेना की एक टुकड़ी बक्सर के गांव और किले में आराम फरमा रही थी, लेकिन जब अंग्रेजों का हमला हुआ तो उन्हें इसका आभास तक नहीं हुआ। जब तक वो समझ पाते तब तक पूरा पासा ही पलट गया था और अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया था। शाह आलम द्वितीय, शुजा और मीर कासिम जीता हुआ युद्ध हार चुके थे। 10,000 की अंग्रेजों की सेना ने 50,000 की बड़ी तीनों नवाबों की सेना को हरा दिया था। बक्सर के किले पर अब बरतानिया झंडा लहराने लगा था। हारने के बाद शुजा ने मीर कासिम को छोड़ दिया। मीर कासिम भटकते भटकते रोहिलखंड पहुंचा, जहां नजीबुद्दौला ने उसे शरण दी, लेकिन अपने आखिरी दिनों में मीर कासिम की हालत ऐसी हो गई थी कि उसके बच्चों के पास उसके कफन के पैसे भी नहीं थे और तब उसकी आखिरी साल बेचकर उसे दफन किया गया था। शुजा कुछ दिनों तक गुरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल कर छापामार पद्धति से युद्ध करता रहा, लेकिन उसे भी 1765 में हार का मुंह देखना पड़ा। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में धन उगाही का अधिकार मिल गया और बदले में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को वार्षिक 26 लाख रुपए देने की बात मान ली, जो कुछ सालों बाद बंद कर दी गई। इस संधि में अंग्रेजों ने शुजा को बाहरी हमलों से बचाने का वचन तो दिया, लेकिन युद्ध में हुए नुकसान के बदले में शुजा से 50 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत में फैलने लगे। दरअसल देखा जाए तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा शक्ति बिखर गई थी और कहीं न कहीं इसका फायदा अंग्रेजों को मिला। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन और 12 अगस्त 1765 भारत की आज़ादी छीनने का दिन। लगभग 200 साल लग गए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना देश वापस लेते लेते। एक बार सोचकर जरूर देखिएगा और हाँ, इतिहास को हमेशा जानिए और समझिए, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को किसी न किसी रूप में दोहराता रहता है और आपको आने वाले भविष्य के बारे में जानने का, समझने का मौका देता है।